इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जरूर पढ़ें। शुरुआत में उन्हें दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। पहले न्यूज़पेपर पढ़ना बोर्डम लगेगा, कठिन लगेगा, फिर आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। फिर जिस दिन भी न्यूज़पेपर वाला आपको न्यूज़पेपर नहीं देगा अपने कारण से, तो उस दिन आप खाली खाली महसूस करेंगे। ऐसी आदत हो जानी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी दोनों न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें। टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉर्मली लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रेफर करते हैं, वो भी एक अपना चॉइस है, बट फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड प्रिपरेशन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू आर मोर सुटेबल। ये ज्यादा सुटेबल है। और अब तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, शायद द हिंदू पटना से भी पब्लिश होने लग गई है, तो आपको सेम डे मिल भी जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप टीवी देखते हैं तो एक न्यूज चैनल आता है राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी। विशाल जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल है आप। दो न्यूज चैनल्स आते हैं, राज्यसभा टीवी और एक लोकसभा दीपक जी, टीवी। एक रिक्वेस्ट। एक्चुअली आप लेबरर्स की बात कर रहे थे और स्टूडेंट्स का की जिज्ञासा बीच में टूट गई। वो बार बार चैट में भेज रहे हैं कि दीपक सर लेबरर्स के बारे में कुछ बता रहे थे, वो बात अधूरी रह गई, वो भी एक बार बता देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ विशाल जी, कुछ वो कनेक्शन तीन शायद। चार लोग मुझे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं, तो एक हाँ, बार आप अपनी बात खत्म कर लें। एक बार वो जो आप कॉन्टेक्स्ट जो आपने शुरुआत किया था वो थोड़ा जरूर जिक्र कर देंगे उसका। ठीक है। हाँ हाँ। जी। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ विशाल जी इन लोगों को कि यूपीएससी एग्जाम की शुरुआती प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। अक्सर लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज, या मैं वर्ड और अच्छा वर्ड यूज करूं कि अनअवेयर रहते हैं कि कहाँ से शुरुआत की जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। नॉर्मली यूपीएससी एग्जाम का हाइप भी बहुत है, और हाइप के साथ साथ इसकी तैयारी भी इतनी एक्सटेंसिव है कि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ खत्म करें। तो मैं खत्म की तो बात नहीं जानता, पर शुरुआत कहाँ से करें ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। क्योंकि खत्म तो कोई नहीं बता सकता कि अब आप पढ़ लिए तो आप, मतलब आपकी नॉलेज बेस काफी हो चुकी है, वो एक खुद की फीलिंग होती है। तो शुरुआत मैं बता रहा हूं कि अखबार पढ़ने से कीजिए। कुछ अच्छे चैनल्स, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देखिए। इस पे कुछ कुछ टॉपिक्स पे हर रात डिस्कशन होता है, 20 से 25 मिनट का, उसको जरूर देखिए। उसके बाद एनसीईआरटी की किताबें जो हैं, क्लास 6 से क्लास 10 तक या 11 12 तक, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ये सब होने के बाद ही कोई और जो किताबें हैं उसको आप टच करें। नहीं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन में ही आधे लोग फंसे रह जाते हैं कि थोड़ा ये भी पढ़ लिया, थोड़ा वो भी पढ़ लिया, थोड़ा ये भी पढ़ लिया, और जब कोई पूछेगा तो फिर वो कॉन्क्रीट आंसर या टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि वो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। अब विशाल जी मैं आता हूँ कोरोना पे। मैं बात कर रहा था कि हम सभी लोगों ने सुना कि कोरोना के कारण काफी लोग शहर से बिहार और यूपी की तरफ आ गए नौकरी छोड़ के। अगर मैं यही पूछूं कि कोई अपना रोजगार छोड़कर जहां ऐसी स्थिति में कैसे जा सकता है जहां पे नौकरी की कोई संभावना नहीं है या भविष्य नहीं है, तो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? हम लोग सभी लोग कोरोना के कारण जान रहे हैं कि कोरोना के कारण ये हो रहा है, कोरोना के कारण वो हो रहा है, पर इसका जो जवाब है
ये मैं अगर आपसे पूछूं, आप लोगों से, तो मुझे वेग आंसर मिलेंगे। मैं इसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। जब हम लोग कोरोना को पढ़ेंगे, अब तो जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे वो तो कोरोना को उनको पढ़ना ही पड़ेगा कि कोरोना क्या था, कोरोना का क्या इम्पैक्ट हुआ। आज भी अगर मैक्सिमम लोगों से पूछूं कि कोरोना क्या है, आप मुझे डिटेल में 5-10 वाक्यों में बताएं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे टू द पॉइंट या कॉन्क्रीट या सेल्फ एक्सप्लेन्ड आंसर नहीं मिलेंगे। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन या यूपीएससी आपसे सेल्फ एक्सप्लेन्ड आंसर चाहता है जो कि अपने में क्लियर हो, वेग ना हो, रिपीटिटिव ना हो और विदाउट बेसिस ना हो। इस चीज को, इस ये लेवल पाने के लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट कैसे आएगा? तो 10 जगह से अखबार पढ़ के, न्यूज़ सुन के या कुछ बुक्स पढ़ के। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल यूपीएससी में ज़रूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये यूपीएससी नहीं पूछेगी कि व्हाट इज़ कोरोना? यूपीएससी पूछेगी कि व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोना? कोरोना के कारण समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हुई या समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि समाज क्या है, समाज में लोग कैसे हैं, समाज में लोग एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। नॉर्मली मिथिलांचल से लोग दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं नौकरी करने के लिए, पर ऐसा क्या हो गया कि लोग वापस लौटने लग गए, वो भी अपना रोजगार छोड़ के, मतलब बेरोजगार बनकर। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि कोई भी इशू को अगर आप पढ़ते हैं, उसके रूट तक जाइए, उसको समझिए, उसको याद नहीं करना। आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर कि कोरोना का समाज पर क्या प्रभाव है, इसको आप याद करके 2-4 वाक्य से ज़्यादा नहीं लिख पाएँगे। और अगर आप समझेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, बेरोज़गारी क्या होती है, तब ही इस चीज़ को लिख पाएँगे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं यूपीएससी इंटरव्यू दे रहा था। यूपीएससी इंटरव्यू काफ़ी एक हम लोग के सोसाइटी या पूरे भारत में ही एक काफ़ी प्रचारित है, इन द सेंस कि लोग इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, लोग सुनने को काफ़ी उत्सुक रहते हैं। मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा उससे। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मैं जब पहुँचा, तो उन्होंने बोला मुझे बैठने को। पहली क्वेश्चन ये थी कि दीपक, आपने बीटेक किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से और ऑप्शनल आपकी हिस्ट्री है, और आजकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कारण बहुत वातावरण दूषित हो रहा है। तो हाउ डू यू रिलेट हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट? आप हिस्ट्री और एनवायरनमेंट को कैसे रिलेट करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है, हिस्ट्री है, काम किया है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो कहीं न कहीं वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास और पर्यावरण को आप कैसे देखते हैं, जोड़ते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद में तलाशना होगा, आपको खुद की समझ में तलाशना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट आर बोथ इंटर रिलेटेड। हिस्ट्री
इतिहास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के इंडस नदी के किनारे बसा। कारण, उस समय रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन या रिवर बेस्ड सिटीज एंड टाउन्स हुआ करती थी। नदी क्या है? एनवायरमेंट का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री है और नदी इन्वायरमेंट का पार्ट है। दोनों इंटर रिलेटेड हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्थान या जन्म नदी के किनारे हुआ और विनाश, डिस्ट्रक्शन भी नदी के किनारे हुआ। क्यों? क्योंकि नदी की धारा वहां से बदल गई। जब नदी की धारा बदल गई तो सिविलाइजेशन खत्म हो गया, क्योंकि वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन था। आदमियों को पानी की जरूरत थी, उनका व्यापार भी पानी से होता था, नदी के पानी से। जब नदी की धारा बदल गई, नदी सूख गई या नदी की पाथ बदल गई, तो सिविलाइजेशन खत्म हो गया। यही चीज हम आज के दुनिया में भी देख सकते हैं। इंडिया का 40% पॉपुलेशन गैंगेटिक प्लेन्स में बसता है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज पूरे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को कवर करती है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री गैंगेटिक प्लेन्स पे बेस्ड है, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो ये समझ पढ़ने से आएगी, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको पर्यावरण से देता हूँ, आप समझेंगे कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। एक पक्षी होता है वल्चर, जिसको हम लोग गिद्ध बोलते हैं। हाल में ड्रेस्टिक पॉपुलेशन, वल्चर की पॉपुलेशन ड्रेस्टिकली कम हुई। अब मैं इसका कारण पूछूं तो मुझे वेग आंसर मिलेंगे, पर इसका कारण ये है, देखिए एक दूसरे से कैसी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। वल्चर एक जो जानवर की कैसे या मरी हुई शरीर है जानवरों की, उस पे जीवित रहता है, उसको खा के जीवित रहता है। तो मोस्टली जो मवेशी के जो मरे हुए शरीर है, उनको वल्चर फीड करता है। और जब से इस हाल के दिनों में एंटीबायोटिक का बहुत प्रचलन आया है, और जैसे ही कोई दर्द होती है तो लोग पेन किलर देते हैं, वैसे ही जब जानवरों को दर्द होती है तो लोग पेन किलर दे देते हैं। जो उनके जो उनको पालते हैं वो उनको पेन किलर देते हैं। तो एक पेन किलर है, जब जानवरों को पड़ता था, जब वो पेन किलर, तो उसको वो अपने बॉडी में, इंटेस्टाइन में उनके बीते इम्बेडेड हो गया, समाहित हो गया। और जब ये वल्चर उस मवेशी को फीड कर रहे हैं, तो वल्चर के बॉडी में भी वो एंटीबायोटिक या वो दवा का अंश उनके बॉडी में। और जब एक लेडी वल्चर अपना एग ले करती है, तो नॉर्मली जो एग लेइंग जितने भी बर्ड्स होते हैं उसको सेती हैं। इस दवाई के कारण जब वो सेती हैं तो उनका अंडा फूट जाता है, क्योंकि इस दवाई के कारण जो एग का लेयर है वो कमजोर हो जाता है। और जब लेडी वल्चर उसको ले करने के लिए उसको बैठती है, तो वो अंडा जब फूट जाता है, जब अंडा ही फूट जाएगा तो जनरेशन कैसे आएगा? इस कारण वल्चर की पॉपुलेशन कम हुई और गवर्नमेंट ने उस दवाई को बंद किया। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस का है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन। मैं ये एनेक्डोट्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं एम्फेसिस देना चाहता हूं कि किताब पढ़िए,
और उसको अपने अंदर समाहित कीजिए, उसको एक दूसरे से रिलेट कीजिए, तभी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप सही ढंग से कर पाएंगे। इसके लिए पहला स्टेप मैं फिर से एम्फेसिस दे रहा हूँ, अखबार पढ़ना चालू कीजिए। अगर टीवी देखते हैं तो लोकसभा राज्यसभा टीवी हर दिन आधे घंटे रात में 8:30 से 9 खाने के टाइम पे देखिए। और एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से 12 एवरी सब्जेक्ट पढ़िए। और अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान से देखिए, उसको देखने का नजरिया बदलिए कि ऐसा क्यों हुआ, बिहार में ही बाढ़ क्यों आती है, बिहार के ही लोग बाहर क्यों जाते हैं, मिथिलांचल के ही लोग सरकारी नौकरी के लिए इतने एक्टिव क्यों रहते हैं। हर चीज का कारण है। आप ही आज मुझे यहाँ सुनने आए हैं या मैं बोलने आया हूँ, इसका भी कोई कारण है। So everything happens for a reason, and that reason is solved by UPSC. UPSC फैक्ट नहीं पूछता। भारत का विभाजन हुआ और क्यों हुआ, कश्मीर की समस्या है पर क्यों है, बिहार के पास इतने रिसोर्सेज होते हुए भी इतना गरीब क्यों है। और एक छोटा सा राज्य, अब गुजरात को देखें, क्यों उसके पास इतना वेल्थ है। हर चीज का कारण है। उस चीज पे फोकस करें। जब इस चीज पे फोकस करेंगे आप, तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके पीछे सबसे अच्छा साधन है, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, अच्छे अखबार। दे कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। जरूर पढ़ें एडिटोरियल, जरूर पढ़ें ओपिनियन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार विशेष राज्य का डिमांड कर रहा है, दर्जा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, उससे क्या फायदा होगा। अभी ऐसा क्या है जो जब मिल जाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो बिहार को क्या फायदा, बिहार के लोग इससे कैसे प्रभावित होंगे। ये मैं अपनी बात अभी तक इतनी देर तक रखी, इतनी देर तक। विशाल जी, मैं आपको अब रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्वेश्चन बहुत लंबी लिस्ट आ गई है क्वेश्चंस की, लेकिन थैंक यू। ये बहुत जरूरी पहलू था, क्योंकि जैसा मैं बार बार रिपीट करता हूं और स्टूडेंट्स को और अपने गेस्ट को भी जो अवगत कराता रहता हूं कि दरअसल ये सेशन जो है ये आ, हम लोग कैटलिस्ट की भूमिका में रहना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेबस है या जो उसका पैटर्न है वो तो बच्चे गूगल से भी पता कर लेंगे, लेकिन ये जो नजरिया आपके साथ दीपक जी आज शेयर कर रहे हैं, ये जो अनछुए पहलुओं को आज छू रहे हैं दीपक जी, ये आपको गूगल पर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सिलेबस में देख सकते हैं कि जीएस कितने मार्क्स का होता है, आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, लेकिन ये बताने वाले कि आपको किस तरह से अपने अंदर एक नजरिए का विकास करना है, और नजरिए का विकास तभी होगा जबकि आप फैक्ट्स को जानेंगे। तो बिल्कुल वो बहुत गहरी बात वो कह रहे थे और एम्फसाइज कर रहे थे कि आपको क्यों के ऊपर फोकस करना है, लेकिन क्यों के पहले की सीढ़ी क्या है। तो आपको क्या तो जानना ही पड़ेगा, लेकिन क्या जानना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, आपको क्यों तक अपने रास्ते को पहुंचाना होगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दीपक जी, मैं बस 2 से 3 मिनट लूंगा, एक बेसिक मैं फ्रेमवर्क इनको बता दूं स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई जो है बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, और अगर मेरे बताने में कहीं त्रुटि होगी तो वो भी आप बिल्कुल बेझिझक उसको ठीक कर देंगे। जरूर देखिए, जरूर। यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है सिविल सर्विसेज का, इस देश में जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, इन सब के लिए है। और मुझे लगता है कि
ये सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जामिनेशन है, जिसमें कि अगर आप उदाहरण के लिए आप हमारे एसपी का नाम पढ़ते रहते हैं अखबारों में, हम श्री बाबू राम, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं श्री त्यागराजन एसएम, उनका नाम पढ़ते हैं, ये सब लोग ये यूपीएससी से आए हुए हैं। इन सब की जो जर्नी रही है, वो जो वो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, उसका जर्नी बता रहे हैं, इन सब ने उस रास्ते से ही इस मंजिल तक अपने आप को पहुंचाया है। तो ये 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद 3 फेज होते हैं। एक पहला फेज कहलाता है पहला राउंड, उसको बोलते हैं प्री राउंड या प्रिलिमिनरी राउंड कहते हैं, जिसके अंदर जो है आपको 2 पेपर्स अभी आते हैं। एक आता है जनरल स्टडीज का, और दूसरा पेपर आता है जिसको आजकल CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दोनों में पूछा किया जाता है। तो जैसा दीपक जी कह रहे थे कि जीएस का जो पेपर है, जीएस के पेपर में एवरीथिंग विच इज अंडर द सन इज योर जीएस। इसको पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, एनवायरनमेंट के बारे में, ये सारी चीजें आपकी जीएस के पेपर का हिस्सा है। दूसरा जो है वो सीसैट है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, जिसके अंदर आपको मूलतः 3 चीजें पूछते हैं। पहला होता है उसमें मैथमेटिक्स, दूसरा होता है उसमें इंग्लिश जो कि कॉम्प्रिहेंशन है, और तीसरी होती है उसमें चीज रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है बेसिकली कि आपका वो तार्किक, आपकी क्षमता का आकलन करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन से। लेकिन ये जो सीसैट का पेपर होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। लगभग 8 से 10 लोग पेपर देते हैं प्री का, और उसमें से मुझे लगता है 25 से 30 हजार के आसपास जो है वो मेंस का पेपर देने के लिए उनको बुलाया जाता है। यानी इतने लोग जो है वो पहले राउंड में हटा देते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं। जो मेंस का पेपर है उसमें आपको, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव पेपर और किसी दूसरे एग्जामिनेशन में नहीं होता है, क्योंकि जैसा दीपक जी ने बताया कि इसमें आपको एक पेपर एसए का होगा, 4 पेपर आपका जनरल स्टडीज का होगा, और 2 पेपर आपका वो सब्जेक्ट होगा जो आप चुनेंगे। अब आप क्या चुन सकते हैं? आप चुन सकते हैं टोटल, मुझे लगता है 47 आपके पास विकल्प होते हैं, उनमें से कोई एक आपको चुनना होता है। 25 विकल्प जो होते हैं वो होते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स, जिसमें कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, जूलॉजी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जैसा दीपक जी बता रहे थे कि उन्होंने लिया था वो एक सब्जेक्ट है। तो ये 25 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, और प्लस 22 जो भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, जिनको मुझे लगता है अनुच्छेद जो 8th शेड्यूल शायद कहलाता है, उसके अनुसार जो अप्रूवल है उनको, वो 22 में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। तो ये 47 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ओनली 1, और उसका 2 पेपर होता है। उसमें मैथिली भी है आपकी जानकारी के लिए। और जहां तक पिछले बार का मैं रिजल्ट देख रहा था, मुझे लगता है कि 5 या 6 स्टूडेंट्स ने मैथिली को लेकर क्वालिफाई किया था यूपीएससी एग्जामिनेशन को, तो वो भी एक विकल्प है। लेकिन इसके पीछे आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है सुनने में मैथिली, तो ठीक है हम इसमें एक्साइटमेंट में इसको ले लें, तो दैट विल नॉट वर्क, ये नहीं वर्क करेगा। उसके पीछे आपकी बहुत, जैसे दीपक जी ने जब अपना बताया कि उन्होंने क्यों हिस्ट्री चुना, इसलिए नहीं चुना हिस्ट्री की हिस्ट्री किसी ने उनको बता दिया कि अच्छा पिछले साल हिस्ट्री का रिजल्ट जो है अच्छा आया था, 25 लोग सिलेक्ट हो गए थे। दैट शुड नेवर बी द लॉजिक। आप, हर एक शख्स अलग है, हर एक शख्स का बैकग्राउंड अलग है, हर एक शख्स के रुचि और रुझान अलग होते हैं, तो आप अपना फैसला अब आई थिंक, सॉरी मेरी आवाज चली गई थी। तो उसके बाद आपका मेंस का जो पेपर, इंटरव्यू का जो राउंड होता है वो होता है आपका। कुल मिला के लगभग 2025 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 250 मार्क्स इंटू 7, यानी एक आपका पेपर एसए का, 4 पेपर जीएस के, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, और प्लस 275 मार्क्स होता है इंटरव्यू के लिए। ये 2000 मार्क्स का पेपर हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई और दूसरा एग्जामिनेशन है। और ये पूरे 10 दिनों के दौरान चला हुआ एग्जामिनेशन, जिसमें कि 5 दिन
लोगों को बुलाया जाता है पेपर के लिए, तो टफ है, क्योंकि अगर आपको जिंदगी में ग्लोरी चाहिए, जिंदगी में आपको पावर चाहिए, जिंदगी में आपको सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए, और जिंदगी में आपको एबिलिटी टू चेंज थिंग्स चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप परिवर्तन समाज में लाना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए आपकी इच्छा और भावना सफिशिएंट नहीं है। आपको अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं के साथ साथ सामर्थ्य भी चाहिए, और सामर्थ्य आपको ये एग्जामिनेशन दे सकता है, क्योंकि आपके हाथ में वो अथॉरिटी, वो कंट्रोल, वो पावर होती है। एक जस्ट थोड़ा सा एक, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बड़ी ही बेहतरीन फिल्म है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन जो फिल्म है, इसमें आप में से बहुत बच्चों ने देखी होगी स्पाइडरमैन। उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग होता है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो विशाल जी, हम, विशाल जी, हाँ मैं आपको 1 मिनट बस ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे एसे का टॉपिक था जब मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा, देखिए हाँ। देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि अब ये बताइए मुझे कि कौन सी किताब आपको जो है इस पे ऐसे आपको सिखा के भेजती वहां पर। लेकिन अगर आपने बहुत पढ़ा है, अगर आप चीजों को बहुत समझते हैं, तो आप एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं, और वो पर्सपेक्टिव आपको काम आएगी इस एग्जामिनेशन में। और ना केवल इस एग्जामिनेशन में, आई एम श्योर कि जब दीपक जी आज भी अपना काम करते होंगे, तो वो सारी चीजें जो उन्होंने अपने पूरे जर्नी में पढ़ी है, जो समझी है, वो किसी ना किसी रूप में इनको आके कहीं ना कहीं से इनका कंधा थाम लेती होगी, कहीं ना कहीं से इनको हेल्प कर देती होगी। तो ये मैं जस्ट शेयर करना चाह रहा था आपसे पर्सपेक्टिव। और अब मैं क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको मैं लूंगा वन बाय वन। दीपक जी, एक क्वेश्चन आ रहा है आयुषी से। आयुषी पूछ रही हैं कि मेंस में अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए। विशाल जी, ये बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है, और मैं जी चाहूंगा ये सबको भी सुने। जी आयुषी जी, जी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राइटिंग स्किल सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो जो कुछ भी पढ़ती हैं अभी, जैसे मान लीजिए अभी आप कोरोना के बारे में पढ़ रही हैं, अभी सब कुछ आर्टिकल्स काफी कोरोना के बारे में आ रहे हैं, तो आप किसी एक आर्टिकल को पढ़ें और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई उससे, उसको आप खुद से एक समराइज करें अपने कॉपी में, अपने हाथ से लिखा हुआ। तो शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होगी कि जो पढ़ा है उसको कैसे हम समराइज करें, और धीरे धीरे एक वो पैटर्न बन जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी बात, कुछ भी नॉर्मली लोगों का आदत होता है बस पढ़ने का और उसको छोड़ देने का, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है उसको लिखने की आदत डालें। जैसे आज मैंने ये चीज देखा, बिहार की समस्या मैंने पढ़ लिया, अब मैं उसको एक एक पेज में उसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा, और जो आप सोचते हैं वही आप धीरे धीरे अपने कॉपी में लिखने की अभ्यास भी डालेंगे। तो मैं अगर आपका कॉपी पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आप क्या लिखते हैं वो मैटर करता है। तो प्लीज लिखने की हैबिट डालें, और जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको जरूर समराइज करने की कोशिश करें। थैंक यू विशाल जी। राइट, ओके। एक सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। अंजने ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें सबसे अच्छी होती हैं और उनको हमको पढ़ना ही चाहिए? देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कि एनसीईआरटी की किताबें ही सबसे अच्छी होती हैं, ये तो अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने जरूरी हैं यूपीएससी के लिए। हाँ, एनसीईआरटी की किताबें बहुत जरूरी हैं यूपीएससी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेंगे। क्लास 6 से क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, उसको आप प्लीज जी पढ़ें, तो उससे आपका बेस बिल्डअप होगा, और इससे काफी अच्छी अच्छी किताबें फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर आप समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। किसी भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाउंडेशन होता है,
and that foundation is being led by NCERT. ओके, थैंक यू। एक अगला सवाल ये आ रहा है, अमन मिश्रा पूछ रहे हैं कि क्या पास्ट एकेडमिक नॉलेज और पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड इनका इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए? इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, पास्ट एकेडमिक नॉलेज और पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि होम साइंस से ग्रेजुएट है विथ 55% मार्क्स। आज वो रेलवे सर्विस में बड़ा ऑफिसर है। तो पहला, ट्रैक रिकॉर्ड डजंट मैटर। दूसरा क्वेश्चन आपका पास्ट नॉलेज। पास्ट नॉलेज ही आपको हेल्प करेगा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि हर वो चीज जो आप पढ़ते हैं वो आपका नॉलेज एनहांस करता है और यूपीएससी नॉलेज खोजता है। तो जितना नॉलेज गैदर आप करेंगे उतनी आपकी सहायता होगी यूपीएससी को के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और ये नॉलेज बस एक्सटेंसिव स्टडी से आता है और देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट। ये बार बार एक चीज जरूर आती है दीपक जी हमारे हर एक सेशन में कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे की तपस्या छुप जाती है, और अक्सर हाँ वो तपस्या लोगों को मोटिवेट करनी चाहिए, ना कि उसका चेयर, क्योंकि वो और तपस्या जो है वो जब तक इंसान खुद नहीं बताता है वो लोगों के नजरों के सामने नहीं आती है। वो विशाल जी, एक विशाल जी, मैं एक स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट है वो मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने इंग्लिश में बोला था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। स्टीव जॉब ने कहा कि मैंने डिकेड्स मेहनत किए, घंटों मेहनत किए, दिनों मेहनत किए, एंड पीपल कॉल दैट अ मिरेकल। बिल्कुल। तो कोई भी चीज सफलता है उसके पीछे मेहनत होती है और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं। एक अगला सवाल ये आ रहा है एक कि नॉलेज तो यूपीएससी निश्चित रूप से, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि वो तो चेक करती है, लेकिन क्या कुछ खास और भी स्किल्स या ऐसे कोई उसके अंदर के स्ट्रेंथ्स होते हैं जो कि यूपीएससी का जो पैनल होता है इंटरव्यू का वो देखना चाहता है कि हाँ इसके अंदर ये खूबी तो जरूर होनी चाहिए? देखिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए विशाल जी, पर नॉलेज विद एप्लीकेशन होना चाहिए। मुझे हिस्ट्री पता है, मैं सब जानता हूं, पर मुझे जब पूछा जाएगा कि हिस्ट्री को कैसे रिलेट करें हम आज के मॉडर्न टाइम्स में, और जब मैं नहीं बता पाऊंगा तो उस हिस्ट्री पढ़ने का क्या मतलब है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैंने सारी एग्जाम क्वालिफाई कर ली, और जब मैं उसको पूछूंगा कि इसका यूज कहाँ आएगा और मैं नहीं बता पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा तो उस नॉलेज का क्या मतलब है। तो जो आपने पूछा कि और कुछ चाहिए, नॉलेज तो चाहिए विशाल जी, नॉलेज का एप्लीकेशन चाहिए। यूपीएससी खोजता है कि आप जितना पढ़े हैं उसको आप आज के समाज में कैसे यूज कर पाएंगे। दूसरी बात, सबसे अच्छा क्वालिटी जो सिविल सर्विस खोजता है, सबसे अच्छी क्वालिटी जो खोज रही है सिविल सर्विस, वो पेशेंस है, धैर्य है। आज जब इतने चैलेंजेज हैं भारत के सामने, उसमें सबसे बड़ा गुण अगर जो मददगार साबित होगा आगे ले जाने में भारत को या समाज को या हम लोगों को, वो धैर्य है, साहस के साथ। और यूपीएससी एग्जाम अपने में एक ऐसा प्रोसेस